उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के इस रेडियो रूम से एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का मैं विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से अपने सभी लिसनर्स को, अपने सभी श्रोताओं को, इस रेडियो से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को, विश्वविद्यालय परिवार के प्रत्येक सदस्य को शिक्षक दिवस 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा देश डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को समर्पित यह इस शिक्षक दिवस का प्रत्येक वर्ष आयोजन करता है और अपने अपने अनुसार, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार या अपनी अपनी विचारानुसार इस दिन का आयोजन समारोह के तौर पर, विचार गोष्ठियों के तौर पर या सम्मान समारोहों के तौर पर शिक्षकों को याद करने के लिए समर्पित करता है। हम भी संपूर्ण भारतीय शिक्षा प्रणाली से उपजे अपने संपूर्ण शिक्षक समुदाय को हार्दिक अभिनंदन उनका करते हैं। बहुत हृदय के अंतिम कोने से जिसे कहा जाता है, उनको अपना अभिनंदन, अपना प्रणाम जो है वो प्रेषित करते हैं। और इसी उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा विचार यहाँ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का ये छोटा सा प्रयत्न किया है। जब हम शिक्षा पर बात करते हैं और वर्तमान समय में ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस 2021 के आसपास जो भी व्यक्ति 20-30 साल का रहा होगा या इतना रहा होगा कि वो अपने विचारों को दूसरे तक बहुत सही ढंग से संप्रेषित कर सके, अपने विचारों को दूसरों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा सके या सामान्य तरीके से भी पहुंचा सके और दूसरों के विचारों को, दूसरों के अनुभवों को भी सामान्य ढंग से समझ सके, ऐसी किसी भी उम्र के पड़ाव वाला व्यक्ति या 50-60 साल का ऐसा परिपक्व व्यक्ति जो इस वक्त अपने उम्र के 60वें या 70वें दशक में है या 80वें दशक में है, वो कोई भी इस तरह के महामारी को, जैसे पेंडेमिक हम कहते हैं, इसको देखा, सुना या समझा उसने होगा। क्योंकि पिछले 100 सालों में विश्व ने ऐसी किसी भी स्थिति का सामना नहीं किया था। तो ये एक बहुत ही भयानक और बहुत ही, जैसे कहा जाता है कि परीक्षापूर्ण या चैलेंजिंग या बहुत ही ज्यादा भयावह स्थिति थी, जिसका सामना अचानक विश्व को करना पड़ा। और विश्व, जैसा कि हम देख रहे हैं, कि पूरी तरीके से तैयार इसके लिए नहीं था। न केवल वो छोटे छोटे देश जिनके जो साधन संपन्न नहीं समझे जाते थे, बल्कि बड़े बड़े देश जो बहुत साधन संपन्न, सुविधा संपन्न समझे जाते थे, वो भी इस महामारी के आगे हमने देखा कि किस तरीके से उन महादेशों ने, उन महाशक्तियों ने, वो आर्थिक हो या सैन्य महाशक्तियां हो, उनको भी घुटने टेकने पड़े और अपने लाखों लाख नागरिकों को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से खो दिया। तो ये एक बड़ा, जिसे कहा जाता है कि पैराडाइम शिफ्ट है, न केवल विचार के क्षेत्र में बल्कि विचार के हर आयाम में। वो आर्थिक हो, वो राजनैतिक हो, वो शैक्षिक हो, या वो दार्शनिक हो, या वो साहित्यिक हो, या वो सामाजिक हो, किसी भी आयाम को आप देखेंगे तो आफ्टर पेंडेमिक, महामारी के पश्चात का काल जो है, हमको पुनर्विचार का काल लगने लगा है हर अनुशासन के व्यक्ति को। तो जो एक शिक्षक के तौर पर या शैक्षिक व्यवस्था से जुड़े किसी भी रूप में जब हम पुनः विचार करने बैठते हैं, तो हम सबसे पहले, आजकल आप देख रहे हैं कि लगातार वेबिनार्स हो रहे हैं, अब कुछ दिनों में सेमिनार शुरू हो जाएंगे, और मनोवैज्ञानिक तौर पर, स्वास्थ्य के तौर पर, आर्थिक तौर पर, शैक्षिक व्यवस्था के तौर पर, शिक्षा, स्कूल, शिक्षक, छात्र, इनके अंतर संबंधों पर एक अलग तरह से विचार करने की परिपाटी जो है वो शुरू हो गई, और वो बहुत जरूरी भी है। आज हम देखते हैं कि एकदम शिक्षक की भूमिका, शिक्षा की भूमिका, स्कूलों की भूमिका, शिक्षण पद्धतियां, शिक्षण प्रणालियां, क्लासरूम जो टीचिंग होती थी, वो सब कुछ, उसमें एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है। ये एक तकनीकी जो है वो बहुत गहरे तौर पर हमारे जीवन में शामिल हुई है, और वो केवल, कभी कभी कहा जाता है कि तकनीकी के जो बड़े बड़े
संस्थान है या तकनीकी के पीछे लगने वाला जो पैसा है वो तकनीकी को बहुत इंपॉर्टेंट बनाकर प्रस्तुत कर रहा था और दुनिया को जबरन तकनीकी तरफ को धकेलने की कोशिश कर रहा था। ऐसा अध्ययन हमारे सामने आए थे, लेकिन अब हमने देखा कि न चाहते हुए भी शायद तकनीकी वो विषय है, तकनीकी वो आयाम है जिसकी तरफ हम गए और हमने बहुत सारी चीजों को संभालने की कोशिश की। कम से कम अगर केवल, क्योंकि मैं यहाँ शिक्षक दिवस के तौर पर बोलने आया हूं, तो एक शिक्षक के तौर पर या शैक्षिक व्यवस्था से जुड़े व्यक्ति के तौर पर मैं देख रहा हूं कि न चाहते हुए भी शायद हमने टेक्नोलॉजी का हाथ बहुत गहरे से थामा और शायद वो हमारी जरूरत भी बनी। और जो शिक्षा व्यवस्था एकदम से ठप हो गई थी, तो ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था से हमने उसको बहुत आगे धकेलने की पुरजोर कोशिश की और उसके बहुत सारे सकारात्मक पहलू भी हैं जिसको हर कोई मानेगा। तो सीधी और साफ बात यह है कि पोस्ट पैंडेमिक टाइम में हम जब महामारी के बाद के समय में जब चीजों को देख रहे हैं, तो हमको तकनीकी पर एक तरह से अलग विचार करने की जरूरत है और न केवल तकनीकी की लगातार पीठ थपथपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये केवल 10-20 साल या 50-100 साल की बात नहीं है। ये हम अपने ह्यूमन लाइफ को या जो हमारा मानवीय जीवन है इसके 1000 सालों के भविष्य की तरफ देखते हुए हमको चीजों को सोचना पड़ेगा। और अच्छी बात है कि बहुत सारे वैश्विक स्तर पर सोचने वाले जो विचारक हैं, जो इस वक्त के बड़े विचारक हैं, जिनकी तरफ दुनिया देखती है। बड़े विचारक का मतलब ये है कि जिनके विचारों में वो सस्टेनेबिलिटी है, वो सतत विकासात्मक चीजें हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं पिछले दिनों जब ये कुछ चीजों को पढ़ रहा था, तो एक और लेखक जिसको इस वक्त दुनिया में, जिनका अच्छा नाम है, जिनके अध्ययनों को की काफी तारीफ हो रही है और लोग उनको काफी पढ़ रहे हैं, युवाल नोवा हरारी वो लेखक हैं जिनकी कई पुस्तकें इस बीच निकली और वो सबकी सब काफी सराही गई और काफी गंभीर अध्ययन और काफी मेहनत से किया गया अध्ययन उनका है। उसी तरह उनकी एक किताब है जो 2018 में आई थी, हालांकि ये पेंडेमिक से पहले, महामारी से पहले पब्लिश हो चुकी थी, लेकिन इसमें बहुत से सारे ऐसे विचार हैं जो भविष्य की तरफ देखकर जिनका उत्तर दिया गया था। वो भले ही पेंडेमिक को देखकर नहीं दिया, महामारी को देखकर नहीं दिया गया था, लेकिन क्योंकि भविष्योन्मुखी विचार था इसलिए वो आज भी हमारे काम आ रहा है। कुछ तकनीकी पर उन्होंने कुछ बात की। दरअसल इस किताब का जो नाम है वो है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी और ये लंदन से प्रकाशित हुई थी 2018 में। इसका अब सौभाग्यवश इसका हिंदी संस्करण भी प्रकाशित हो गया है और बहुत अच्छे अनुवाद के साथ उसका प्रकाशन हुआ है। आप जो भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहें वो अंग्रेजी में और हिंदी में हमारे पास उपलब्ध है। आप इसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। किसी भी अर्थशास्त्री को, किसी भी इतिहासज्ञ को, किसी भी साहित्य शास्त्री को या किसी भी लेखक को, किसी भी पत्रकार को, किसी भी विचारक को, किसी भी शिक्षक को, किसी भी बिजनेसमैन को, इसमें वो सब चीजें हैं जैसा आप नाम से जान रहे हैं कि 21 पाठ हैं, 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी क्योंकि इस किताब का नाम है। तो इसमें एक छोटा सा अध्याय जो है वो एजुकेशन पर, शिक्षा पर है, जिसमें वो बात करते हैं कि तकनीकी हमारे परंपरागत ढांचे में कैसे शामिल हुई या शिक्षा का हमारा परंपरागत ढांचा कैसा था हमारे पास, क्योंकि औद्योगिक समाज से निकला हुआ समाज है। आज हम उत्तर औद्योगिक समाज में हैं, लेकिन हम जिस समाज का हिस्सा हैं, जिसे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जोड़ें या यूरोप के पुनर्जागरण से जोड़ें या भारतीय पुनर्जागरण से जोड़ें, जहां भी जो भी पुनर्जागरण हुआ उसके पीछे जो आर्थिक शक्तियां काम कर रही थी वो व्यापारिक थीं और जिसे हम औद्योगिक समाज कहते हैं या उत्तर औद्योगिक समाज कहते हैं, तो उसका एक खास तरीके का विचार था। वही हरारी कहते हैं कि हमने उस, जिसे उन्होंने बार बार प्रोडक्शन लाइन थ्योरी कहा है कि प्रोडक्शन लाइन होती है, हम सब जानते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो होती हैं वो एक तरह के उत्पादों के बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए वो प्रोडक्शन लाइन थ्योरी पर काम करती है। तो युवाल नोवा हरारी बोलते हैं कि हमने एजुकेशन सिस्टम को भी एक तरह से उस थ्योरी के अंदर डालकर उस पर ही काम करना शुरू किया। जैसे लगातार एक तरह का प्रोडक्ट हम फैक्ट्री से निकालते थे जो एक रूप होता था, एक गुण होता था उसमें, वैसा ही कुछ हमारे स्कूलों ने करने की कोशिश की थी।
हम स्कूलों में बिल्कुल अलग अलग तरह के परिवेश से आने वाले अलग अलग मानसिक स्तर के बच्चों को बिल्कुल एक तरह का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते थे। तो ये उस समय की या हमारे स्कूल व्यवस्था पर की गई टिप्पणी है। मैं अगर हरारी के ही शब्दों से आपका परिचय कराऊं तो उन्होंने लिखा है कि द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज bequeathed as the production line theory of education. In the middle of the town, there is a large concrete building divided into many identical rooms, each room equipped with the rows of desks and chairs. At the sound of the bell, you go to one of these rooms together with the 30 other kids who were all born the same year as you. Every hour, some grown-up walks in and starts talking. They are all paid to do so by the government. One of them tells you about the shape of Earth, another tells you about the human past, and third tells you about the human body. It is easy to laugh at this model, and almost everybody agrees that no matter its past achievement, it is now bankrupt. But so far, we haven't created a viable alternative. Certainly not a scalable alternative that can be implemented in rural Mexico rather than just upmarket California suburb. बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कहते हैं कि हम स्कूल के इस प्रोडक्शन लाइन थ्योरी पर बहुत आसानी से हट सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ऐसा अल्टरनेटिव नहीं है जो हर तरह के वर्ग के ऊपर हम लागू कर सकें। वो न्यूयॉर्क के बड़े बड़े विशालतम स्कूल बोर्ड्स के साथ तो चल सकता है, लेकिन वो भारत के धारावी में चलने वाले स्कूलों में वो अल्टरनेटिव जो है लागू नहीं कर सकता। हमको एक ऐसा अल्टरनेटिव चाहिए जो दुनिया के अलग अलग खानों में अलग अलग तरीके से काम न कर सके, कम से कम अलग अलग वर्गों को एक तरह से शैक्षिक पद्धति के भीतर ला सके। आगे वो लिखते हैं, सो द बेस्ट एडवाइस आई कुड गिव अ 15-year-old stuck in the outdated school somewhere in Mexico, India or Alabama, it don't really on the adults too much. Most of them mean well, but they just don't understand the world. In the past, it was a relatively safe bet to follow the adults, because they knew the world quite well and the world changed slowly. But the 21st century is going to be different. Due to the growing pace of change, you can never be certain whether what the adults are telling you in timeless wisdom or outdated bias. So, on what can you rely instead? Perhaps on technology? That's an even riskier gamble. Technology can help you a lot, but if technology gains too much power over your life, you might become a hostage to its agenda. Technology isn't bad. आगे वो लिखते हैं कि technology isn't bad if you know what you want in life. Technology can help you get it. But if you don't know what you want in life, it will be all too easy for technology to shape your aim for you and take control of your life. महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महामारी के बाद जब हम विचार करने बैठते हैं तो हम तकनीकी की महत्ता को समझते हैं, लेकिन विचारक हमें आज बता रहे हैं कि हम तकनीकी को एक टूल की तरह, साधन की तरह अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो वह हमारे जीवन के लिए निश्चित तौर पर बहुत मूल्यवान होगी। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी ही को
साध्य मान लें, हम उसको अपना एम बना लें कि जो कुछ भी है अब हमें केवल टेक्नोलॉजी दे सकती है या तकनीकी ही दे सकती है, तो मुझे लगता है कि वहां से एक और गड़बड़ शुरू होगी, जो एक और, जैसे कहा जाता है कि एक और क्राइसिस हमारे भीतर ले आएगी। वो एक तरह की नई क्राइसिस, मतलब एक तरह की नई समस्याएं जो हैं वो मानव जीवन के लिए पैदा करने लगेगी। इसी बात को आगे जब युवाल नोवा हरारी अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हैं और वो देखते हैं कि अगर शिक्षा और शिक्षक का जो ये पुराना ढांचा था, जिसमें हम एक प्रोडक्शन लाइन थ्योरी की तरह काम करते थे, उसका एक और एस्पेक्ट वो हमारे सामने खोलते हैं कि सूचना का किस तरह से आदान प्रदान शिक्षक और शिक्षक के बीच में या समाज और अभ्यर्थी के बीच में होता था। जो भी शिक्षक, जब मैं छात्र कहता हूं तो वो केवल स्कूल में जाने वाले छात्र की बात नहीं है, वो सामान्य जीवन में जीने वाले छात्र की तरह है कि वो क्या सीखता था, सूचनाओं को कैसे लेता था। हम सब जानते हैं कि बहुत हाल तक, आप अगर 100 वर्ष पुरानी बात करें केवल, तो तब तक सूचना का वो प्राधान्य या सूचना का ऐसा अंबार हमारे पास नहीं था जैसा आज है। स्कूल सिस्टम में आने से पहले हमारे पास सूचना तंत्र का बहुत ही निम्नतम रूप हमने देखा है। आप समझिए कि सन 1900 में या सन 1800 में किस तरह से सूचनाएं समाज में वितरित होती थी। क्या हम उस वक्त सूचनाओं के ऐसे अंबार के लिए लालायित रहते थे? क्योंकि हम सूचना के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, इसलिए हम बहुत ज्यादा, हमको नहीं लगता था कि हमको बहुत कम सूचनाएं हैं। हमको लगता था कि हाँ, जितनी की सूचना मानव जीवन को जीने के लिए चाहिए, सामान्य जीवन को जीने के लिए, उतनी हमारे पास है। लेकिन जैसे जैसे स्कूल तंत्र आगे बढ़ा और देखा गया कि स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी साहित्य भी पढ़ रहा है, वो हिंदी साहित्य पढ़ रहा है, अंग्रेजी साहित्य पढ़ रहा है, वो भूगोल पढ़ रहा है, इतिहास पढ़ रहा है, संगीत पढ़ रहा है, तो उन सारे विषयों से संबंधित बहुत सारी सूचनाएं बहुत आसानी से उपलब्ध होने लगी। प्रिंटिंग का जब जमाना आया तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे किताबें जो हैं वो सामान्य जन के लिए को प्राप्त होने लगी, वैसे वैसे सूचनाओं का एक नया तंत्र हमारे सामने खुलने लगा। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। जैसे ही आप समझिए कि विश्व भूमंडलीकृत हुआ और ओपन मार्केट सिस्टम पूरे विश्व में छा गया, तो सूचनाओं का एक ऐसा भंडार आया कि आज अगर आपको किसी भी चीज की सूचना चाहिए तो उसका ढेरों भंडार आपके पास, हजारों हजार सूचनाएं उस एक चीज के लिए आपके पास हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, और ये बात मैं हरारी को ही कोट करते हुए कह रहा हूं, कि वो कहते हैं कि आज न केवल बहुत सारी सूचनाएं हैं, बल्कि आज समस्या इस बात की है कि उन बहुत सारी सूचनाओं में बहुत सारी सूचनाएं गलत हैं। आज बहुत कम सरकारें, आज बहुत कम गवर्नमेंट जो हैं ऐसी हैं, या जो संस्थाएं हैं जो सूचना को बाधित करने की कोशिश करती हैं। पर्टिकुलर किसी एक सूचना के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सूचनाओं को बाधित करने जैसी आज कोई चीज नहीं है, क्योंकि इंटरनेट सब जगह उपलब्ध है। हर कोई गूगल में जा सकता है, विकिपीडिया को या विकीलीक्स को भी देख सकता है। तो सूचनाओं का अंबार हमारे पास है, ये समस्या नहीं है। उन सूचना के उस अंबार के भीतर बहुत सारी फेक न्यूज, बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन हमारे साथ, और यही वो हथियार है जिससे आज व्यक्ति को सही सूचना की तरफ जाने से रोका जा सकता है। एक होता है कि आप सूचना रोक दीजिए, उससे पूरे परिदृश्य में बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वो बहुत जल्दी वो बात लोगों के पकड़ में आ जाएगी कि सूचना को सेंसर किया जा रहा है। तो उससे अच्छी बात यह है कि सूचनाओं का अंबार लगा दीजिए और 100 सूचनाओं के बीच में 50 सूचनाएं ऐसी डाल दीजिए जो फेक हैं, जो गलत हैं, जो अफवाह हैं। तो उससे भी आप सूचनाओं को समाज में फैलने से रोक सकते हैं, जिस सूचना को आप रोकना चाहते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये हमारे स्कूल सिस्टम पर भी लागू होती है कि जो स्कूल सिस्टम हमको कभी सही सूचित करता था, आज हो सकता है कि बहुत ज्यादा तकनीकी प्रयोगों के कारण, इंटरनेट पर बहुत ज्यादा भरोसा करने के कारण शायद हमारे बीच सूचनाओं के निकृष्ट सूचनाओं का भी जो है अंबार लगा हुआ। एक महत्वपूर्ण प्रश्न हरारी और उठाते हैं कि जैसे जैसे विश्व परिदृश्य बदला है, वैसे वैसे हमारे काम करने के ढंग बदले। आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले
हमको क्या पढ़ना है ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते थे। शिक्षक बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसने क्या पढ़ना है, उसने क्या पढ़ाना है, आगे जाके बच्चे ने क्या बनना है, उसके पास हमारी दुनिया कैसी होगी ये हम 1850 में बहुत आसानी से सोच सकते थे कि आज से 50 साल बाद मेरा क्या होगा, आज से 50 साल बाद की पीढ़ी का क्या होगा, आज से 100 साल बाद की पीढ़ी का क्या होगा। लेकिन यही प्रश्न आप 2021 में खड़े होकर बहुत आसानी से इसका उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अब चीजें नहीं बदल रही, अब पूरी की पूरी वस्तु स्थिति ही बदल जाती है। आप अगर इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप मेरे इस कथन को बहुत आसानी से समझ सकेंगे कि हम अब जेनेटिक चेंज की तरफ आ गए हैं। अभी तक आप मनुष्य के साधारण व्यक्तित्व में बहुत बाहरी परिवर्तनों को देख सकते थे, लेकिन अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहां हम व्यक्ति के मूलभूत तत्व को बदलते हुए देख सकते हैं। आप एल्गोरिदम के बारे में कितना जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप एल्गोरिदम से वाकिफ हैं तो आप जानेंगे कि ये कितनी गंभीर बातें हैं। जेनेटिक चेंजेस के बारे में, आप जेनेटिक परिवर्तनों के बारे में अगर जानते हैं तो आप जानते हैं ये कितनी गंभीर और महत्वपूर्ण बातें। स्कूल सिस्टम में बहुत सारे विषय आज ऐसे हो गए हैं जिनको आगे पढ़ाने का अब कोई महत्व नहीं बचता है, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस एज में प्रविष्ट हो चुके हैं जहां बहुत सारी चीजें, जैसे अगर बहुत छोटा उदाहरण मैं आपको दूं तो एक बहुत छोटा उदाहरण है कि हमारी कारें किस तरह से बदल रही, हमारे वाहन किस तरीके से बदल रहे। कोई आश्चर्य नहीं है कि आज से ठीक 10 साल बाद या आज से ठीक 20 साल बाद हमारे वाहनों को चलाने वाले वाहन चालकों की संख्या 50% घट जाए। हम ऐसे वाहनों की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं जो खुद ब खुद चलेंगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत उदाहरण होंगे। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें आज भी ऐसा करने लगे हैं जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, और हम उसके तरफ को बढ़ रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि आगे आने वाली जॉब कैसी होंगी, आगे आने वाली जॉब कैसी होंगी, हमको किस तरह के कार्य करने को मिलेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अब हम करें क्या। इसका बहुत आसानी से उत्तर हरारी देने की कोशिश करते हैं। मैं हरारी को कोट, अगर आपके सामने मैं हरारी को एक बार फिर से कोट करना चाहूंगा। Besides information, most schools also focus too much on providing people with a set of predetermined skills such as solving differential equations, writing computer code in C++, identifying chemical in a test tube, or conversing in Chinese. Yet since we have no idea how the world and the job market will look in 2050, we don't really know what particular skills people will need. We might invest a lot of effort teaching kids how to write in C++ or how to speak Chinese, only to discover that by 2050, artificial intelligence can code software far better than humans, and new Google Translate app enable you to conduct a conversation in almost flawless Mandarin or Hakka, even though you only know how to say ni hao. आज जिन कार्य प्रणालियों के लिए हमको लगता है कि हाँ ये कार्य प्रणाली भविष्य में हमारे सामने आएंगी, हरारी कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब ह्यूमंस के हाथ से वो कार्य प्रणाली छीन कर ज्यादा बेहतर ढंग से करने लगेंगे, हम इसके बारे में बहुत आसानी से आज पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते। तो आप वो कहते हैं कि फिर शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, स्कूलों की भूमिका क्या होनी चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। और यहाँ वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं जिसको मैं पढ़कर आपके सामने अपनी इस बात को खत्म करूंगा और चाहूंगा कि आप इस बात को जरूर ध्यान से सुने। वो कहते हैं, सो व्हाट शुड वी बी टीचिंग? मैनी pedagogical experts argue that schools should switch to teach the 4 C's. 4 C का वो एक उदाहरण देते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, 4 C में पहला है क्रिटिकल थिंकिंग, दूसरा है कम्युनिकेशन, तीसरा है कोलैबोरेशन और चौथा है क्रिएटिविटी।
इसी पैरा में आगे वो कहते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम कैसे क्रिटिकल थिंकिंग करें, ये बच्चों को सिखाएं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बाकायदा इसके कि हम उनको किसी तरह की भाषा सिखाएं, किसी तरह की कोडिंग सिखाएं, किसी तरह का कोई और रोजगार की तरफ को या किसी ऐसे स्किल्स की तरफ को धकेलें। उससे ज्यादा अच्छा होगा कि वे क्रिटिकली थिंकिंग, वो समालोचनात्मक सोच की तरफ आप उनको भेजें। कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कैसे बात, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि भाषा सीखना, कम्युनिकेशन है कि आप अपने को कैसे एक्सप्रेस दूसरे के साथ कर सके, कैसे दूसरों से संचार कर सके, कैसे दूसरों से बातचीत कर सके, समझ सके। एक तरह से आप इसको जो है वो सेंसिटिविटी से जोड़ सकते हैं। तीसरी तरफ है कोलैबोरेशन, कि आप सहयोग के साथ, आप हरारी की या इधर जो भी अध्ययन मानव प्रजाति के विकास पर हुआ है, तो वो अध्ययन बताते हैं कि होमोसेपियंस का विकास इसलिए बहुत तेजी से और बहुत अच्छी तरीके से हो सका क्योंकि वो कोलैबोरेशन बहुत अच्छी तरह से जानती थी। ये प्रजाति जो है वो सहयोग करना बहुत अच्छी तरह से जानती थी। एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक इस बीच एक और मैंने पढ़ी थी जिसका नाम है कि सर्वाइवल ऑफ द फ्रेंडलीएस्ट। आप इस किताब को अगर पढ़ना चाहेंगे तो वो कहता है कि ह्यूमन रेस जो आज जो भी रेस हम हैं, हम होमोसेपियन से जो भी कुछ हम हैं, हम इसलिए सर्वाइवल कर सके क्योंकि हम फ्रेंडलीएस्ट थे, हम एक दूसरे का सहयोग करना जानते थे। तो कोलैबोरेशन को बहुत महत्वपूर्ण तत्व के रूप में हरारी हमारे सामने रखते हैं। और चौथा है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। ये केवल साहित्यिक या कलात्मक सृजनात्मकता नहीं है, ये एक तरह से नई तरह की सोच, नई तरह के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक अंतर संबंधों की बात है कि आप अपनी सोच में जो है वो क्रिएटिव हो। ये 4 C's को वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और मुझे लगता है कि हाँ, उनके इसको महत्वपूर्ण मानने के पीछे उनका अच्छा खासा अध्ययन है। क्योंकि पिछले दिनों जो किताबें आई थी, जिनमें से 2 किताबों का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहूंगा। एक एन डेविडसन की किताब आई थी 2017 में जिसका नाम है द न्यू एजुकेशन, हाउ टू रिवोल्यूशनाइज अ यूनिवर्सिटी टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द वर्ल्ड इन फ्लक्स। 2017 में एन डेविडसन की किताब आई थी। और ट्रिलिंग की और एक किताब है जो मुझे इस वक्त याद आ रही है, वो है 21st सेंचुरी स्किल्स, लर्निंग फॉर लाइफ इन अवर टाइम। ये 2009 में इस किताब का प्रकाशन हुआ था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है और ये भी इन 4 C's की बात करते हैं, बताते हैं कि हाँ, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग, ये 4 चीजें आज एक शिक्षक को अपने बच्चों के लिए, अपने छात्रों के लिए जरूर उनके भीतर तैयार करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में यही वो चीजें हैं जो हमारे लिए काम आएंगी। महत्वपूर्ण बात ये कहते हैं हरारी कि किसी भी स्किल्स को सीखने से ज्यादा अच्छा ये सीखना होगा कि विपरीत परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियां जिनका सामना हमने अभी तक नहीं किया है, ऐसी परिस्थितियों में हम अपने मस्तिष्क को, अपने शरीर को किस तरीके से अपने कंट्रोल में रख सकें, ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। और इस बात की महत्ता इस बात पर है कि उन्होंने ये बात महामारी से पहले कही थी। तो हम ह्यूमन सिविलाइजेशन को ये बात अब शायद जरूर समझनी चाहिए। हालांकि हम लगातार इस तरह की स्थितियों से बाहर निकल कर आए हैं, लेकिन अब शायद हमारे स्कूलों का, यूनिवर्सिटीज का, महाविद्यालयों का या कॉलेजेस का या किसी भी टीचिंग प्रणाली का ये महत्वपूर्ण काम है कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे व्यक्ति जो है वो अपने इन 4 C's को, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, इन 4 C's को कैसे बनाए रखे, ये सिखाना स्कूल का ज्यादा महत्वपूर्ण, स्कूल मतलब यूनिवर्सिटीज का या शिक्षकों का ज्यादा महत्वपूर्ण काम हो। ये कुछ छोटी सी बातें थी जो शिक्षक दिवस के बहाने मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। और मैं अपनी बात कितने ठीक ढंग से आपके साथ रख सका ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, मैंने अपने तरफ से एक छोटी सी कोशिश की है। फिर ऐसी कुछ बातों को लेकर आपके समक्ष हम लोग जरूर आएंगे। तो एक बार पुनः संपूर्ण विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी श्रोताओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। नमस्कार।